दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। तारीख थी 20 अगस्त 2013। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2010 को मंजूरी दी गई और जब वो मंजूरी दी गई तब उस वक्त की मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार यानी कांग्रेस पार्टी और मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने एक होकर उस वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। और जरा 15 दिन आगे चलिए, यानी 5 सितंबर 2013 की तारीख, और उस दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2010 के ऊपर बहस हुई और बहस के बाद वोटिंग हुई। और जब वोटिंग हुई तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए और वक्फ संशोधन बिल को पास करा दिया था। यह बात आज याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि संसद में आज जो बहस हुई, लोकसभा के अंतर्गत जो बहस हुई, उस बहस में आपने देखा कि सरकार के तमाम बड़े चेहरे वक्फ संशोधन बिल 2025 के लिए वक्फ संशोधन बिल 2013 को मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा पास कराए जाने की घटना को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ये भूलकर या जानबूझकर भूलने का नाटक करते हुए कि 2013 में जो वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पारित हुआ था। तो 2013 से 2022 11 साल, 11.5 साल का वक्त हुआ है और इन 11.5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी पलट जाएगी कि नीतीश कुमार भी फीके पड़ जाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। पलटने पलटाने के खेल में भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड के उलट चली जाएगी, वक्फ बिल पर पलटी मार देगी, वक्फ के मुद्दे पर पलटी मार देगी, यह किसने सोचा था। आज संसद के अंदर जो बहस हो रही थी वक्फ को लेकर, वक्फ बिल को लेकर, तमाम तरह के आश्वासन गृह मंत्री दे रहे थे, कानून मंत्री भी दे रहे थे, अमित शाह और किरण रिजिजू भी दे रहे थे, लेकिन इस बात पर कोई बोलने के लिए, अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ कि 2010 के वक्त संशोधन बिल को 2013 में जब मंजूरी दिलाई गई, जिसे आज सारी समस्याओं की जड़ बताया जा रहा था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों समर्थन किया था। उस वक्त तो संसद में सदन के नेता के तौर पर मनमोहन सिंह मौजूद होते थे, तो याद रखिए विपक्ष की नेता के तौर पर सुषमा स्वराज मौजूद होती थी। अब दोनों दिवंगत हैं, दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यूं कहें सदन के अंदर नेतृत्व कर रहे थे। और उस वक्त के जिस वक्त कानून को आज समस्याओं की जड़ बताया जा रहा है, उसे बदलने के लिए, उसके प्रावधानों को बदलने के लिए जो सरकार का दावा है वो वक्त कानून लेकर आ रही है। आखिर सियासत कितने रूप देखेगी, कितने रंग देखेगी, और सियासत के इस पलटा पलटी के खेल में, स्टैंड से ही उलट जाने के खेल में, एक तरफ आप सत्ता पक्ष को देख रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से भी ज्यादातर वक्ताओं की स्पीच वक्त बोर्ड को लेकर, मुद्दे को लेकर काफी नीरस सी जान पड़ी है। सदन के अंदर मुद्दों पर बात कम हुई, तू मैं ज्यादा होती हुई दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय, देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में न तो बहुत ज्यादा वाजिब सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे गए और न ही सत्ता पक्ष की तरफ से उनका जवाब देने की जरूरत महसूस की गई, उससे साफ जाहिर होता रहा कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तैयारी की कमी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त राहुल गांधी की स्पीच नहीं हुई है, नेता विपक्ष की स्पीच। अब नेता विपक्ष की स्पीच में क्या होगा, जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा तब तक आप देख चुके होंगे कि नेता विपक्ष किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय की और इस देश की चिंताओं का ख्याल रखते हैं। सदन के अंदर सब कुछ होते हुए दिखा, गृह मंत्री आश्वासन दे रहे थे, जनता दल यूनाइटेड ने तो हद ही कर दी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे बड़ा शुभचिंतक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बताते हुए जिस तरह से ललन सिंह, जी हां, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं, वो सरकार का पक्ष ज्यादा रखते हुए दिखाई दिए। यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काफी बढ़ चढ़कर आगे बोलते हुए दिखाई दिए, लेकिन जनता दल की अपने पुराने रूट्स को, अपनी जड़ों को कहीं ना कहीं मट्ठा डालते हुए भी वो दिखाई दिए हैं। आगे उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड और वक्फ बिल
या वक्फ कानून के बारे में आपको बताता चलूं, संक्षेप में बताता चलूं कि 1954 से लेकर वक्फ काउंसिल से लेकर वक्फ बोर्ड और तमाम संशोधनों के बाद आज जिस स्वरूप में पूरे देश देश में तकरीबन 9.4 लाख एकड़ की वक्फ की संपत्तियां हैं, क्या उसको लेकर के किसी तरह से उसे भी किसी बड़े कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने की तैयारी तो नहीं है। सदन में कोई भले ही कुछ भी आश्वासन दे, लेकिन इस आश्वासन पर कौन बोलेगा, इन परिस्थितियों पर कौन बोलेगा कि आज मध्य रात्रि से जिस प्रकार के टैरिफ की घोषणा अमेरिका में बैठकर, वाशिंगटन डीसी में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, उसका क्या जवाब है। कृषि के ऊपर भी अब तमाम तरह की बंदिशें इस टैरिफ के माध्यम से लागू करने की कोशिशें होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में मध्य वर्ग और कृषक वर्ग के ऊपर जिस प्रकार से उनके बीच में बढ़ती हुई विषमताओं के बीच उनकी परिस्थितियों को और ज्यादा प्रतिकूल बनाने की जो कोशिशें इस टैरिफ के माध्यम से हो सकती है, उस टैरिफ को लेकर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने वोट बैंक की चिंता में आज संसद में दिखाई दे रहे थे। यहां तक कि जिस मुद्दे पर बहस चल रही है, उस बहस में भी कहीं भी तारतम्यता का खुल करके यूं कहें तो अभाव ही दिखा है। सवाल यह है कि 32 से ज्यादा वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। बिहार जैसे कई राज्यों में शिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ की संपत्तियों को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन लालू यादव की जो पुरानी स्पीच वायरल की जा रही है, जो मनमोहन सिंह सरकार के दरमियान वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए थी, सवाल यह उठता है कि लालू यादव को उस स्पीच के एक छोटे से टुकड़े को वायरल करते हुए जिस प्रकार से कहा जा रहा है, खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो लालू जी चाहते थे वही तो सरकार कर रही है। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त जो मनमोहन सिंह चाहते थे वही वो कर रहे हैं? आज की तारीख में बिहार का चुनाव होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में बिहार का चुनाव सामने है। उसके बाद बंगाल का चुनाव होने वाला है और इन दोनों जगहों पर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को हवा देने के लिए जब कोई मुद्दा तत्काल प्रभाव से मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो सरकार ने आनन फानन में वक्फ संशोधन बिल पर आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कहने में अब कहीं कोई संशय नजर नहीं आता। सवाल यह है कि किसी भी बिल को पास कराने की प्रक्रिया क्या होती है। सवाल यह भी है कि 2010 में जब बिल पेश किया गया, मनमोहन सिंह के समय में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, तब वो राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी में गया था। वहां काफी चर्चा हुई, गंभीर बहस हुई। उस बहस में बीजेपी के लोगों ने भी हिस्सा लिया। तब जाकर 20 अगस्त 2013 को राज्यसभा ने इसे पारित किया। फिर वो लोकसभा में आया, वहां भी गंभीर बहस के बाद, कई दिनों की चर्चा के बाद उस बिल को मंजूरी दी गई थी। लेकिन आज बिल कहां से बना, जगदम्बिका पाल कमेटी ने उसमें क्या किया, कितने पन्ने की रिपोर्ट है और कितने दिन दिए गए, कितने घंटे दिए गए और कितने दिन दिए गए सांसदों को पढ़ने के लिए, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीधे सीधे बिल को टेबल कर दिया गया और बिल को जब टेबल किया गया तो 8-9 घंटे ही चर्चा के लिए दिए गए। जरा बताइए, मैं अपने दर्शकों से, अपने व्यूअर से जानना चाहता हूं, 543 सांसद इस संसद में बैठते हैं और 543 सांसदों के मंतव्य को जानने के लिए, उनके विचार को इस गंभीर विषय पर सुनने के लिए क्या 8-9 घंटे मिलने चाहिए थे? इसके लिए तो 8-9 दिन भी कम पड़ते। तमाम संशोधनों को स्वीकार किया जाता। हालांकि जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को लेकर के एक परिस्थिति तो यह बनती है कि इस वक्त संशोधन बिल के जो जो मौजूदा स्वरूप में पारित किया जा रहा है, उसे पारित करने के बाद भी कम से कम सरकार उस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर पाए वक्फ की संपत्तियों का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर कुछ होता हुआ दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों में ऐसा कुछ हो जाएगा, गुंजाइश न के बराबर है। अब न के बराबर क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में एक 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सब्जेक्ट में पूरे देश के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग विषयों को क्लासिफाई किया गया है। संघ सूची यानी केंद्र सरकार जिस पर काम करे, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट है, टोटल 100। राज्य सूची की यदि बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या 52 है और समवर्ती सूची में 60 या 61 विषय है। और जो 52 विषय राज्य सूची में है, उन्हीं राज्य सूची के विषयों में एक विषय है जमीन, लैंड और लैंड यूज।
जमीन के इस्तेमाल की ताकत वो केंद्र सरकार के पास नहीं है, वो राज्य सरकारों के पास है। वो ताकत योगी आदित्यनाथ के पास है, वो ताकत नीतीश कुमार के पास है, वो ताकत ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के पास है, और वो ताकत कहीं ना कहीं भगवंत मान के पास भी है। तमाम राज्य सरकारों, पूर्ण राज्य की सरकारों के पास है। तो ऐसे में राज्य सरकारें चाहे तो इस वक्फ बिल को सीधे सीधे नकार सकती है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 2012-13 के दौर में ही मनमोहन सिंह सरकार ने भू अधिग्रहण कानून बनाया, जमीनों की को अधिग्रहित किए जाने, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो कहीं सड़क बनाने, हाईवे बनाने, फैक्ट्रियां बनाने, अपार्टमेंट बनाने, जिस किसी काम के लिए लोगों की जमीनें ली जाती है, उसके लिए मुआवजे की दर को तय करने के लिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया गया, अब अलग अलग राज्य अपने नए कानून बनाकर उसे खारिज कर रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, भारत के संविधान के जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य सूची के विषयों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि संविधान का अनुच्छेद 249 ये भी कहता है कि केंद्र चाहे तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से किसी भी राज्य सूची के विषय को 1 साल के लिए केंद्र सूची में लाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत है किसके पास कि वो लेकर के आएंगे? तो एक तो ये हालात है कि वक्त संशोधन बिल को लेकर के कम से कम आज के हालात में इस देश के अल्पसंख्यकों को कोई डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता जो करना चाहती है वो करने की ताकत उसके पास नहीं है, और जो अब तक की वक्त की संपत्तियां हैं उसे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हाँ, आगे के लिए कानून जरूर प्रभावी हो सकता है, लेकिन आज एक्सपोज तो बहुत लोग हो गए। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना स्टैंड लिया, वक्फ अमेंडमेंट बिल का यानी वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की सियासत के सितारे यदि गर्दिश में जाते हुए दिखाई दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे भी आंध्र प्रदेश सत्ता रोटेट करने के लिए जाना जाता रहा है, और जब सत्ता रोटेट करने के लिए जाना जाता रहा है, 5 साल इनको 5 साल उनको, जब ये परिस्थिति आंध्र प्रदेश में बिल्कुल तमिलनाडु वाले अंदाज में बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की दुश्वारियां कितनी बढ़ने वाली है। 7-7.5% मुस्लिम समुदाय की आबादी उस राज्य में भी है, और उसका पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि किसी खास इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आंध्र प्रदेश में। कमोबेश बिहार में नीतीश कुमार की चुनावी सफलता में वही परिस्थितियां विद्यमान है, क्योंकि जिस तरह का अति पिछड़ा कार्ड नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सत्ता में आने के तत्काल बाद खेला, और उस कार्ड ने उन्हें अब तक बिहार की सियासत में एक प्रासंगिक राजनीतिक खिलाड़ी बनाकर रखा है, उसमें बिहार के 2/3 से ज्यादा मुसलमान उसी अति पिछड़ा कार्ड का हिस्सा होते हैं, पसमानदा कार्ड के तहत आते हैं। क्या अब वो नीतीश कुमार की पार्टी की उनके पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? स्वाभाविक है कि नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने जो रंग दिखाया आज संसद के अंदर, जिस तरह से 3 लाइन व्हिप जारी किया, चाहे उनकी पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, अब उन पर एतबार करने के लिए मुसलमान क्या बल्कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय तैयार नहीं है। यहां तक कि बहुसंख्यक समुदाय में भी अब चूंकि चुनावी हिंदुत्व का इतना ओवरडोज दिया जा चुका है कि जनता को भी समझ में आने लगा है कि हालात अब वैसे नहीं। जब नायडू और नीतीश की चर्चा कर रहे हैं तो चिराग पासवान की चर्चा भी मौजूद हो जाती है। वही चिराग पासवान जिनके पिता रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की जिद ऐसी पकड़ी थी कि बिहार में 1 साल के अंदर 2005 में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने पड़ गए थे, क्योंकि कोई सरकार नहीं बन पाई थी। सरकार की चाबी लेकर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के 29 विधायक घूम रहे थे। आज मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, मुसलमान शब्द एजेंडे पर ही नहीं होता चिराग पासवान के। उनकी राजनीति विचित्र दिशा में चलती हुई दिखाई देती है। यही स्थिति मंत्री पद और सत्ता के साथ भारत रत्न को लेकर जो राजनीति हुई, उस राजनीति में जयंत चौधरी की भी बन रही है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, वो डेमोग्राफी यदि वहां की राजनीति से मेल खाते हुए दिखाई दे, तो जयंत चौधरी जो अभी राज्यसभा के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, शायद राज्यसभा जाने के लिए भी अब उन्हें इस तरह की ही बार्गेनिंग करनी पड़े कि राज्यसभा से आएंगे तो मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। दोनों ही चीजें ना मिले।
सियासत बड़ी बेरहम होती है, लेकिन इस सियासत में तात्कालिक लाभ के लिए जो राजनीतिक परिस्थिति बन रही है, उसका अधिकतम फायदा उठाने की कोशिश में गुजरात के 2002 के बवाल के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की जो कीमत चंद्रबाबू नायडू ने 2004 में फील गुड और इंडिया साइनिंग के दौर में चुकाई थी, अब एक बार फिर वो चुकाने की स्थिति में आ जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की क्या हालत है, किसी किसी से छिपी हुई नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी किस दिशा में है, यूं कहें दिशाहीन है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी डूबेगी तो देर सवेर लालू यादव की पार्टी को डूबने से भी बचाया नहीं जा सकता है। दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर बने हुए हैं, क्योंकि दोनों ने मजबूती से एक एक खूंटा अब तक तो ऐसा थाम रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को भी रोक कर रखो, कांग्रेस को भी रोक कर रखो। और बिहार में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की कमान औपचारिक तौर पर अपने हाथ में ले ली, उसके बाद तय मानिए लालू यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए भी कांग्रेस पार्टी को रोक पाना बिहार में असंभव हो जाएगा। जो अब तक की राजनीति चल रही थी डीएमके और एआईएडीएमके वाले मॉडल में, रोटेशन भले ही 5 साल पर नहीं हो रहा था, लेकिन राजनीति जो चल रही थी उस राजनीति में जेडीयू और आरजेडी का को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व दिखता है कि सरवाइव करेंगे तो दोनों करेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे। और जेडीयू ने आज जो राजनीतिक गलती की है उसमें अपने साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बिहार की राजनीति में एक बेहद गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। और बिहार की जनता कम से कम उन नीतीश कुमार को तो अब भूल ही चुकी है जो 2005 से 10 के बीच में जिन्हें बिहार की रहनुमाई करने वाला एक चेहरा माना जाता था, एक ऐसा चेहरा जो बिहार की सूरत और सीरत बदलने का मादा रखता था। अब वो मादा नहीं रहा, अब कुर्सी से चिपके रहने वाले एक नेता की हैसियत नीतीश कुमार की बन गई और कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा वाली जो इमेज बनी हुई है, उस इमेज में उस नाव पर यदि अजीत पवार सवार है, एकनाथ शिंदे सवार है, तो चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल भी सवार है। संसद के अंदर की भूमिका लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, वो स्थिति इस देश में बनाने जा रही है। बाकी देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी का महज 11.5 सालों में गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए तो आपने देख लिया। सियासत के भीतर और इस देश के वोटर्स के बीच में, आम नागरिकों के बीच में जनता यदि अपने फैसले को नेताओं से भी ज्यादा त्वरित गति से, तेज गति से बदलने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आमतौर पर स्क्रिप्ट नेता लिखते हैं। अब उस देश में जो हालात बन रहे हैं मुद्दा आधारित राजनीति के दौर में, जहां एक तरफ रीजनल इंबैलेंस यानी क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है, सांप्रदायिक विषमता भी बढ़ रही है, जातीय विषमता ने जाति जनगणना की मांग को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है जो संघ की पूरी बुनियाद को हिलाने की ताकत रखता है। नागपुर से लेकर गुजरात लॉबी तक की पूरी राजनीति को खत्म करने की ताकत रखता है। वो अब विमर्श के केंद्र में इस रूप में खड़ा है कि वक्फ संशोधन बिल, जिसे एक एंटीबायोटिक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वो एंटीबायोटिक तो छोड़िए, पैरासीटामोल की गोली की तरह भी आने वाले समय में काम न कर पाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाकी देखते जाइए होता क्या है। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी बने हुए दलों का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये जरा लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा है। देखते जाइए, लोकतंत्र में जनता सरप्राइज झेलती भी है, सरप्राइज देखती भी है और अच्छे दिनों की आस में सरप्राइज को हमेशा न्योता भी देती रहती है। तो आगे न्योता कहीं और चला जाए तो कहीं से आश्चर्य की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।